जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बात बता दूं कि अब तक हम लोग जो विलोम शब्द था, मुहावरा था, लोकोक्ति था और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका हमने नोट्स ही प्रोवाइड कर दिया। चूँकि इससे पहले भी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो यदि आपको कहीं पर भी लगे कि यहाँ पर समझना है तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार कक्षा 10वीं के लिए अथवा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको समझना पड़ता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात कि वर्ण विचार से क्या स्पष्ट है, वर्णों को अध्ययन को ही वर्ण विचार किया जाता है। वर्णों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक, अब रही बात कि हम लोगों ने वर्ण किसे कहते हैं, तो आपने कक्षा 3 अथवा 5 से सुनते आ रहे होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा न किया जा सके, अथवा इस वे के जो कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी खंड या टुकड़ा न की जा सके उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, वही हम लोग को भी पढ़ना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आइए एक बार देखते हैं और समझते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, जैसे अ, आ। कवर्ग, कवर्ग का मतलब क्या होगा भैया? क, ख, ग, घ, घ, अंग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदि। कुल हिंदी में वर्ण हमारे पास 52 है। 52 है। कहीं कहीं इसको और संशोधन किया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 53 भी मिलेगा, लेकिन सामान्यतः हम लोग 10वीं अथवा 12वीं कक्षा के स्तर पर पढ़ना है तो हम लोग 52 का ही जिक्र करेंगे। वर्ण भाषा की मूल इकाई है। प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनते हैं, जैसे कमल। क, यहाँ पर इसको जो हम लोग करते हैं ना, नीचे जो लिखा हुआ इसको हलंत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा क, अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, नल, न हलंत अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, नल। इसको हम लोग हलंत पढ़ते हैं नीचे वाले को, और ये लग जाता है तो हम लोग उसको समझते हैं कि आधा। इसमें मूल ध्वनियों का खंड नहीं किया जाता है, मूल ध्वनि को खंड नहीं कर सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, वर्ण या ध्वनियाँ शामिल हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं भैया? 6 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। व्यंजन के 6 भेद होते हैं, हम भूल रहे हैं 5 भेद होते हैं। देखिए स्पष्ट समझिए भैया, वर्ण के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक व्यंजन हो गए, एक स्वर हो गए। और स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब व्यंजन के भैया आपके पास हो जाते हैं 5। कहीं कहीं 5 का जिक्र किया जाता है, कहीं कहीं 4 का ही जिक्र किया जाता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लेंगे, क्योंकि हम लोग को बोर्ड के स्तर पर पढ़ाई करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा विभिन्नता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखिएगा कि वहाँ पर आता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब चलते हैं, सबको बारी बारी से समझ ले रहे हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस सब को भी हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिखते हैं वहीं पर लिखने का प्रयत्न करें।
आइए दोस्तों देखते हैं। अब इसे पूर्व आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा लिखिएगा ना तो पता चलता है कि हाँ कहाँ पर किस तरह का वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे आपका जो वर्तनी शुद्ध होता है। लिखते हैं तो देखिए, स्वर वर्ण, जिस वर्ण, देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं कि स्वर का मतलब क्या होता है। आवाज, या इसको ही आप कर सकते हैं, इसे कंठ ध्वनि भी होता है। कहीं कहीं जो सिंगर गाना वाना जो गाते हैं भोजपुरी देखिएगा तो स्वर इस कुमार ये कर सकते हैं, करते हैं लोग, लिखते हैं। तो स्वर वर्ण क्या हुआ? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः अर्थात अपने आप होता है, मतलब स्वतः होता है बिना किसी का सहायता से, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, स्वर वर्ण के उदाहरण है आपके भैया, यहाँ से लेकर अंत तक, अ आ ई उ री ए ओ अन अह, इसको कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, तब हम लोग का हो जाता है 11, जब ये रहता है तो 13। स्वर वर्ण की संख्या कुल कितनी है? 11 या 13। बात समझे ना, अन और ना रहे तो 11 आ रहे तो 13। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद बताए थे ना भैया। तो हर्ष स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई, अ नहीं, देखिए हम उदाहरण गलत पढ़ती है, अ ई उ टी, ये सब क्या हुआ? हर्ष स्वर, ये 4 हुआ। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हैं आ ई उ ए ऐ ओ अन अ। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं हम, तो पढ़ दे रहे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये पढ़िएगा ना, महसूस कीजिएगा तो आ ई उ ऐ ओ अन, ये तो पढ़िएगा तो महसूस कीजिएगा। कुल कितने भैया? 3 और 4 7। अब एक आता है पलुत स्वर, जो कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसमें। जिस स्वर का उच्चारण में हर्ष स्वर दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 गुना समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। इनका जो उदाहरण ऐसे चिन्ह होता है, ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे लिख दिए रहते हैं। ये ओइम है ना, ओइम हो गया, ये भी का चिन्ह है। पलुत स्वर निर्धारण मतलब लिखने का में प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड देखिए, व्यंजन वर्ड का मतलब हुआ भाई, वह स्वर था बिना किसी की सहायता से होता था, लेकिन व्यंजन जो है कि सहायता ले रहा है। तो आइए इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ क्या कहा? अन्य वर्ण की सहायता से होती है। जैसे कवार्ग, चवार्ग, टवार्ग, तवार्ग, पवार्ग, अर्घ हो गया, अंतष्ट में हो गया, और अलावा हो गया, उसमें तालाब समुदन से दन से स ह, ये सब व्यंजन है।
व्यंजन के 5 भेद होते हैं। कितने भैया? व्यंजन के 5 भेद होते हैं जो हम लोग पढ़े थे। एक एक करके हम कुछ समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहती है। स्पर्श का मतलब क्या हो गया भैया? छूना। स्पर्श मतलब छूना, किसी चीज को छू रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, जो कवर्ग है किसको स्पर्श करती है? कंठ को। चवर्ग किसको स्पर्श करती है? तालु को। टवर्ग किसको स्पर्श करती है? मूर्धा को। त्वर्ग किसको स्पर्श करती है? दांत को। अपवर्ग जो है जीभ, ओष्ठ इत्यादि, ओष्ठ को इत्यादि के उच्चारण पवर्ग के ओष्ठ से होता है और इत्यादि के उच्चारण जीभ के अग्रभाग के स्पर्श से भी होता है। जीभ का जो अग्रभाग होता है उससे भी होता है, ओठ से भी होता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो व्यंजन में हम लोग दूसरा पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत मतलब अंदर, भीतर व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हैं 4 य, र, ल, व। 4 आपके भैया हो गए। क्या हो गए भैया? नहीं, मतलब क्या बोल रहे मैं? अंतस्थ व्यंजन हो गए। नोट इन्हें स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित माना जाता है। ठीक। उष्म व्यंजन, उष्म मतलब क्या हुआ? गर्मी। जिन वर्णों का उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे या उत्पन्न करे उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं तालाब से, मूर्धन्य से, दंत से, ह। 4 अंतस्थ व्यंजन भी कितने हैं? 4। और उष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। सभी का उच्चारण घर्षण के उपरांत उष्म वायु निष्कासन से होता है। मतलब सभी का उच्चारण घर्षण के उपरांत, घर्षण के बाद जो है उष्म वायु के निष्कासन से ही होता है। बिना ये क्या बोलते हैं, उष्म उत्पन्न किए, गर्मी उत्पन्न किए हुए नहीं होता है। संयुक्त मतलब क्या हुआ? जुड़ा हुआ, मिल। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अक्ष, क हलंत जोड़ दंठे से मूर्धन्य स। त्र, त हलंत जोड़ र। ज्ञ, ज हलंत जोड़ य। स्र, तालाब से हलंत जोड़ र। और ये देखिए, इसमें जो है कि पहला जो स्वर होता है, पहला जो अक्षर जो होता है, पहला जो वर्ण होता है, इसमें पहला जो वर्ण होता है वह स्वर रहित होता है और दूसरा जो होता है व्यंजन सहित होता है। जो पहला जो स्वर होता है व्यंजन, इसमें पहला जो वर्ण होता है स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन सहित होता है। ठीक। और इसमें 2 अलग अलग वर्णों मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। संयुक्त का मतलब ही हुआ मिला हुआ रहना। संयुक्त लोग, ये लोग कहते हैं ना कि संयुक्त परिवार से आते हैं, ये लोग संयुक्त रहते ही हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग व्यंजन का ये 5वां भेद है जो द्विगुण। ये कहीं कहीं इसका जिक्र रहता है। हालांकि बोर्ड स्तर पर हम लोग को समांतर 4 ही भेद को अध्ययन करना है, फिर भी मैंने सोचा कि भाई बता दूं, ताकि आप लोग भी कभी कहिएगा, कहीं इधर से पढ़िए, कहीं
इधर उधर से पढ़िएगा तो कहिएगा भी क्या ही मतलब समर्पण वाले हैं, जो जी में आता है पढ़ा भी देते हैं और कम ही पढ़ा कर चले जाते हैं। ऐसा तो बात है नहीं। देखिए, देवगुण मतलब हो गया, देव मतलब क्या हो गया, दो हो गया, और गुण मतलब गुण। ऐसा जिस व्यंजन से दो गुण का बोध हो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, ये व्यंजन अंगा इसको बोलते हैं और ढ बोलते हैं। देखिए नीचे जो रहता है ना, और जो क्रमशः इसको अंगा बोले या ड बोल, ड से डमरू भी हो जाता है, ये लगा दिए तो ये अंगा हो जाएगा। तो ड और ढ के नीचे एक नुक्ता लगाकर बनाया जाता है। नुक्ता जैसे इसको होता है ना, इंग्लिश में लोग इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, और वही हम लोग का हिंदी में पूर्ण विराम हो जाता है ऐसे। तो अलग अलग है, तो इसको हिंदी में हम लोग नुक्ता बोलते हैं। अयोग्य, तो ये मैं समझता हूँ कि आपको व्यंजन समझ में आ गया होगा। स्वर के कितने भेद हो गए भैया, 3। व्यंजन के हो गए भैया कितने, व्यंजन हो गए आपके भैया 5, और वर्ण हो गए 2। अब आते हैं हम लोग अयोग्य, अयोगवाह, अयोगवाह। जैसे कि ये ना तो ये ऐसा वर्णमाला है जो कि ना इसकी गिनती ना ही तो आपको स्वर में की जाती है, ना ही व्यंजन में की जाती है, फिर उसे ही हम लोग अयोगवाह कहते हैं। जैसे देखिए एक बार और पढ़िए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में हो, उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे अन, अ। ये देखिए, ये आपको भैया ये अनुस्वार है और ये विसर्ग। हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि भी पढ़िएगा तो इसका वहाँ पर जिक्र समझ में आएगा। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद होता है, इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अयोग्य के 4 भेद होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरुनासिक। तो आइए एक बार हम लोग अनुनासिक, अनुस्वार को अयोगवाह के भेद को पढ़ ले और समझने का प्रयत्न करें भैया। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है भाई क्या है, थोड़ा दूर मतलब क्या ही बोलते हैं, ज़्यादा गैप हो जाता है ना तो थोड़ा फ्लो बनाने में समय लगता है। आप लोग को लग रहा है भाई कहाँ से आ जाते हैं, पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, इतना बात समझिए, लेकिन कारण क्या है ना कि थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है। मैं समझता हूँ उधर बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, आप ही का ये है कि पता नहीं कब आते कब चले जाते हैं। तो देखिए कंटेंट उठने थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था और भी कुछ कारण से, किन्नों की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो क्लास देखिए, क्लास आप इसमें थोड़ा सा भी सशंकित ना रहे, क्योंकि क्लास निर्धारित समय से पूर्व ही आपको पूर्ण कराने की संभावना है। चूँकि हमको और भी विषय वस्तु को विस्तारित करना है, ये नहीं है कि केवल हमको हिंदी तक ही सीमित रहना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको जितना शीघ्र ही, यथाशीघ्र ही इसको हम पूर्ण कर दें और दूसरे विषय वस्तु का शुभारंभ करें, ताकि आप लोग भी समझिएगा कि भैया इससे जुड़े तो कुछ हमारा भी फायदा हुआ। नहीं तो कहिएगा कि क्या ही है, खाली हिंदी है, माथे के बिंदी या समर्पण के हिंदी का कोई तुके ना है क्या। नहीं, आराम से पढ़िए, हर विषय वस्तु की अपनी एक महत्व है। और कारण क्या है कि हिंदी हम लोग तो पढ़े हुए हैं लाइन बाय लाइन, उसको आपको समराइज सारांश कर लिखवा समझा देना है, बाकी आप अपने से लिख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दिया गया है, और उसके बाद आपको ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, प्रैक्टिस के साथ भी पढ़ रहे हैं, और हम लोग का विलोम शब्द, परिवाची शब्द, ये सब आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट से आप देखकर समझ लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जो ये समर्पण विद्यापीठ का जो टेलीग्राम चैनल जो लॉन्च किया गया है, इसमें मुख्यतः इसकी अध्ययन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। मुख्यतः जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया
पब्लिश होने के ठीक 10 घंटे में, जो भी समय लगे, और मतलब इसको प्रयास रहता है कि जितना जल्दी हो आपको तक प्रकाशित करे, ताकि आप भी समझिएगा कि भैया क्या पढ़ा है और क्या गलत है, मतलब उससे रिलेट करके बनाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अयोगवाह का जो चारों भेद है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब अनुस्वार पर है भैया, देखिए अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इन्हें चंद्रबिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे चांद, गांव, आँख इत्यादि आदि। अनुस्वार, चंद्र ऊपर बिंदु। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगद, पंकज, चंदन, कंगन इत्यादि। विसर्ग, विसर्ग संधि आप लोग पढ़े होंगे, पढ़िएगा, या नहीं भी पढ़े होंगे तो देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण ह के जैसा हो, जिन वर्णों के उच्चारण ह के जैसा हो उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे मनः कामना, स्वतः दुख, निरुनासिक, निरुनासिक। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से न निकलकर मुंह से बाहर निकलती हो उसे निरुनासिक कहते हैं। मतलब नाक से न निकले हवा, मुंह से निकलती है उसे निरुनासिक कहते हैं। जैसे देखिए का उदाहरण है भैया, ये निरुनासिक का उदाहरण, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? हवा मुंह से निकल रहा है। कमल, तो क देखिए, म देखिए, ल देखिए, ये सब क्या है? निरुनासिक व्यंजन है, निरुनासिक व्यंजन है। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिपि को समझ लेते हैं। ये भी व्याकरण का एक अभिन्न भाग है, नहीं तो कहिएगा लोग ये क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए। आइए दोस्तों, अब हम लोग लिपि पढ़ते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि लिपि क्या कहते हैं। लिपि आप कोई नया नहीं सुन रहे हैं। किसी भी भाषा को लिखने का जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। आइए एक बार देखते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत का लिपि है भैया देवनागरी, उर्दू फारसी का फारसी, अरबी का अरबी, बांग्ला का बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश का रोमन है। और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे लिपि हैं कि दाएं से बाएं लिखे जाते हैं और कुछ ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। संसार की अधिकतम लिपि अब बाएं से दाएं लिखी जाती है। अधिकतम, अधिकतम का मतलब हो गया भैया कि 95%, 95%। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। और चीनी, चीनी जापानी, खाए वाला चीनी नहीं भैया, चीनी भाषा, चीनी जापानी लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वर्ण विचार से संबंधित जितने भी भ्रांति थी, जितने भी संदेह थे, वे सभी दूर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह के आपको लगे कि भैया आपने तो ऐसा बोला था परंतु आपने ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं समझाया, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। चूँकि आपका यह अधिकार है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखिए। नहीं समझे फिर से समझेंगे, उसको ध्यान से समझिए। फिर भी नहीं आ रहा है फिर से पूछिए। कंटेंट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अब फ्री में आप लोग के लिए कितना क्या किया जाए। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।